हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में लगे हुए सभी छात्रों के लिए सबसे अहम और जरूरी यहाँ पर एक टॉपिक को लेकर के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इकोनॉमी एक ऐसा पोर्शन है जहां पे सीजीपीएससी के एग्जाम में करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन काफी बनते हैं। इसी में एक टॉपिक आता है बजट। हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के बजट के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों में किस तरीके के टॉपिक्स बन सकते हैं, किस तरीके की चीजों को पढ़ा जाना चाहिए। एक चीज बहुत आम देखी जाती है, स्टैट बेसिस क्वेश्चन। जो स्टैटिक्स होता है काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के पोर्शन। और जब आप बजट पढ़ते हैं तब आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से न सिर्फ थ्योरी पता होना चाहिए, बल्कि आपको डेटा भी इसके बारे में अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। तो चलिए आइए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का बजट 2024-25 का जो प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या खास रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगला जो बजट आने वाला 2025 में आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपका जो पेपर होना है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपके इस साल के बजट नहीं, बल्कि जो पिछला बजट 2024-25 के प्रस्तुत किया गया है वहीं से प्रश्न बनेंगे। इसलिए हम इसको यहाँ पर रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो बजट है 2024-25 का 9 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया, और इस बजट में देखें तो क्या खास रहा है उसके बारे में समझिए। सबसे पहली चीज की देखिए, 2024-25 का ये बजट रहा है किस वर्ग को ध्यान में रखकर, या क्या यहाँ पे एक लोगो रहा, क्या स्लोगन रहा, क्या नारे दिए गए। कई बार इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का बजट है 2024-25 के लिए, इस बजट को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो ये, क्योंकि सरकार भी बदली थी तो नई सरकार ने यहाँ पर इसे बजट को प्रस्तुत किया था, तो ये अमृत काल के नींव का बजट के तौर पे इसे प्रस्तुत किया गया टैगलाइन के साथ। अब इस बजट में देखिए किसे ध्यान में रखा गया, तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, जिसे नाम दिया गया ज्ञान। ज्ञान का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा था, ज्ञान को टारगेट किया गया कि बजट में ज्ञान जो शब्द यूज किया गया वो किस वर्ग के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान के 4 हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि, पूंजीगत व्यय को बढ़ा करके अधोसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करते हुए विकास को प्रोत्साहित करना है। साथ ही राज्य के युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना है, उनकी आजीविका को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मोदी की गारंटी नाम से यहां पर देखा जाए एक वादा भी इसमें किया गया है। इसको पूरा करने के लिए प्रयास में बताए गए हैं क्या किया जाएगा। तो देखेंगे कि मोदी की गारंटी में क्या कहा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो अमृत काल में एक विकसित राज्य के उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में 1 नवंबर 2024 तक अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए पहला जो मध्यावधि लक्ष्य रखा गया है 5 वर्ष के लिए। इसके बाद हमारे राज्य की जो जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है पहला कि यहां पे देखा जाए तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ का विजन किस वर्ष के लिए है, तो 2047 के लिए है। पहला जो टारगेट रखा है कितने वर्षों का है, मध्यावधि जो है वो 5 वर्ष का है। ये ऊपर नीचे कर सकते हैं कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 10, 5, 10, 15 वर्ष, तो 5 वर्ष ध्यान रखना है। तीसरी चीज यहाँ पे जो आपकी जीएसडीपी है वो कितनी है, 5 लाख करोड़, जिसे बढ़ाकर कितनी करनी है, कब तक, जब टारगेट ध्यान रखिए 2028 तक डबल करनी है और कहां तक लेकर जानी है, 10 लाख करोड़। ये डेटा है जो आपको ध्यान रखने, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे इस बजट में और किस वर्ग के लिए क्या क्या कहा गया है। तो एक वर्ग यहाँ पे देखिए मजदूर और आदिवासियों को, क्योंकि देखा छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासियों की अच्छी संख्या है। मजदूरों के लिए आर्थिक स्थिति को विकसित करने की गहन जिम्मेदारी भावना के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। एक नारा या कह सकते हैं टैगलाइन यूज किया गया, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। इसमें 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों पर एक विजन तैयार किया गया है और इसे ही 2047 तक इसके माध्यम से चीजों को पूरा करना है। ये 10 स्तंभ क्या है तो वो भी समझ लीजिए। ये हैं आपके 10 स्तंभ। तो विजन जो 2047 है छत्तीसगढ़ का, उसमें 10 स्तंभ है। पहला स्तंभ है ज्ञान, ठीक है, इनके माध्यम से हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु रहेंगे। इन्हीं को ध्यान रखकर सारी जो परियोजनागत चीजें होंगी इसमें काम करेंगे। दूसरा, तकनीकी आधारित रिफॉर्म किए जाएंगे और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास यहां पर प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा, जो अलग अलग तरीके की चुनौतियां हैं उनके अधिकाधिक पूंजीगत व्यय को सुनिश्चित करना है उनके बीच, ताकि उन चुनौतियों को समाप्त किया जाए। एक तरीके की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होगी लंबी। इसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उचित इस्तेमाल को यहां पर प्राथमिकता देने के बाद अंधाधुंध दोहन से यहां पर बचना है। सुनियोजित तरीके से उनका इस्तेमाल करने पर जोर देना है।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो सेवा सेक्टर की नई संभावनाओं पर जोर देना है, क्योंकि अभी भी देखें तो इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का हमेशा एक बड़ा रोल रहता है। तो सर्विस सेक्टर जो खासकर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य विशेष में सर्विस सेक्टर के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, उसके लिए काम करना है। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को यहां पर सुनिश्चित करना है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आए, अपनी कंपनियां लगाएं, उद्योग लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें और उसके माध्यम से रोजगार और विकास यहां पर छत्तीसगढ़ का हो, उसको भी यहां पर देखना है। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, यानी कि नए क्षेत्रों के विकास की ओर, जो एक तरीके जो नक्सल से प्रभावित एरिया रहे उनको किस तरीके से विकसित किया जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने एक कहते हैं विजन के तौर पर इस क्षेत्रों को विकसित करने की ओर देखा है। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, यानी कि अलग अलग एक ही जगह पे सारी चीजों का विकास नहीं करना है, बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों की तरफ, शहरों से गांवों की तरफ उनको भी विकसित करना है, ताकि कई सारे केंद्र या हब डेवलप है जिसके माध्यम से राज्य के विकास को ज्यादा गति मिले। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को विकास करना है, यानी राज्य विशेष की जो कला है, जो संस्कृति है, जो रहन सहन है, खान पान है, उसको भी यहां पर एक लोकल फॉर वोकल वाली एक कॉन्सेप्ट पे लेकर डेवलपमेंट करनी है और क्रियान्वयन को महत्व यहां पर देना है। तो ये सारे जो 10 हैं स्तंभ हैं, ये आपके विजन 2047 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। अब चलिए बजट, क्योंकि जैसे हमने कहा बजट एक काफी स्टैटिक बेस्ड डेटा रहता है, तो काफी कुछ यहां पर आपको स्टैट्स क्लियर रहने चाहिए, जो डेटा है वो क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहले जो बजट है वो कितने का बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है, तो 1,21,501 करोड़ रुपए का यहां पे देखिए जो सारी राशि है वो करोड़ रुपए में है। तो 2023-24 का जो बजट अनुमान था 1,21,501 करोड़ का था। जो बजट 2024-25 का प्रस्तुत किया गया, इसको इस डेटा को ध्यान रखना है, 1,47,500 करोड़ रुपए, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। परसेंट भी पूछ सकता है, दोनों चीजें, नंबर और परसेंट। तो बजट जो है कितना है, 1,47,500 करोड़, और जो यहां पे वृद्धि है वो 22% की है। इसके बाद अलग, अब ये तो कुल बजट हो गया, अब उसमें कुल व्यय, कुल राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व अधिक, राजस्व कोषीय घाटा, जीएसडी वो कितना है वो भी समझ लीजिए। कुल व्यय यहां पे देखें तो 1,21,500 से बढ़कर के 1,47,446 हो जाएगा, यानी कि 22% की वृद्धि है। इसी तरह राजस्व व्यय की बात करें तो 1,02,501 करोड़ था 2023-24 में, जो बढ़कर के हो जाएगा 1,24,840 करोड़, यहां पर भी 22% की वृद्धि है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो जो 18,660 करोड़ था 2023-24 में, वो 22,300 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 20% की वृद्धि यहां पर भी देखने को मिलेगी। राजस्व अधिक की बात करें तो जो 3,500 करोड़ था वो मात्र 1,060 करोड़ रहने वाला है, खर्च यहां पे बढ़ने वाला है। राजकोषीय घाटे की बात करें जो -15,200 करोड़ का था वो बढ़कर के हो गया 16,296 करोड़, यहां पर आपको देखा जाए तो नुकसान भी हो रहा है, राजकोषीय घाटा आपका बढ़ रहा है। जीएसडीपी की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं 5,05,887 करोड़ रुपए रहा 2023-24 में, जो कि बढ़कर के 5,61,736 करोड़ हो सकता है, और जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ का 11% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है हो सकता है पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितने परसेंट बजट में वृद्धि होने का अनुमान जताया गया है, तो ये रहेगा 11% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। ये डेटा जो है ध्यान रखना है, सारी चीजों को अच्छे से यहां पर रिवाइज करिएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अब चलिए राजकोषीय स्थिति को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जो भी आपने डेटा देखा है उसी के। देखिए जो राज्य होता है उसके राजस्व में जो वृद्धि के संदर्भ में डेटा आता है, अगर वो सकारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आता है तो यहां पर देखिए नए कर लगाए बिना या कर की दरों में वृद्धि किए बिना राज्य के स्वयं के राजस्व में 22% की वृद्धि का अनुमान है। यानी कि सरकार ना तो जनता से ज्यादा टैक्स वसूली कर रही है, ना ही उनकी दर को बढ़ा रही है, यानी कि अभी 5% हम ले रहे हैं तो 6% कर दिया, या ज्यादा लोग उसमें शामिल कर दिया, या किसी नए तरीके का टैक्स लगा दिया, तो ऐसा नहीं कर रहे। इसके बिना भी राजस्व यहाँ पे जो वृद्धि की बात की गई है वो आपको 22% की है, तो एक तो अच्छी चीज ये है। दूसरा, वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 19,696 करोड़, भारत सरकार के द्वारा जो पूंजीगत व्यय के लिए 3,400 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि सहित यहां पर हो चुका है, यानी कि जो राज्य का राजकोषीय घाटा है वो ध्यान रखना है कितना है, 19,696 करोड़, और राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा जो है वो 16,296 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का कितने परसेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है।
राजकोषीय घाटा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का 2.90% है और टोटल शुद्ध घाटा जो है, अगर हम मनी की बात करें अमाउंट में, तो 16,296 करोड़ है। एफआरबीएम अधिनियम में 3% की सीमा के भीतर है। एक चीज और अच्छी है, सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों की राजकोषीय स्थितियों का आकलन करने के लिए अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए एक मानक तय कर रखा है जो एफआरबीएम एक्ट के तहत है, वो है 3%। और अभी हम छत्तीसगढ़ का देखें तो 3% से नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे 2.90% जो कि एक अच्छी स्थिति है। इसके बाद वर्ष 2023 में कुल राजस्व आधिक्य जो है 1060 करोड़, जो कि अभी हमने देखा अनुमानित है, और उन सभी प्रगतिशील राज्यों में से राजस्व आधिक्य यहाँ पे लगातार छत्तीसगढ़ का बना हुआ है। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 22,300 करोड़ है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, जो जब हमने वो देखा तो वो सारी चीजें वहां पर हमने सूची में देख लिया, वही चीजों का रिपीटेशन है। बाकी हम यहाँ पे भारत के साथ इसकी अगर तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजस्व प्राप्तियां 19% है, भारत की देखा है 14%। राजस्व व्यय यहाँ पे देखा 22% है, भारत का 4% है। कुल व्यय 21% है, भारत का 6% है। पूंजीगत व्यय 20% है, भारत का 9% है। कि तुलना में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हर मामले में यहाँ पर एक अच्छी एक स्थिति में दिखाई देता है। चलिए आर्थिक स्थिति पर आते हैं। आर्थिक स्थिति में यानी कि अलग अलग सेक्टर वाइज किस तरीके से काम है, सर्विस सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, उद्योग सेक्टर कैसे काम कर रहा है। तो चालू वित्त वर्ष जो 2023-24 का था, उसमें अगर हम देखें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वित्त वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान से 6.56% स्थिर मूल्य पर हमेशा नापा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि यहाँ पे जो सकल घरेलू उत्पाद का आकलन क्या आता है, किस पर, तो या तो चालू कह सकते हैं मूल्यों पर, या तो बाजार मूल्यों पर होते हैं, स्थिर मूल्य, तो हमेशा एक स्थिर मूल्यों पर होता है। तो 6.56% बढ़ने का अनुमान है। यहाँ जो राष्ट्रीय हमारी जीडीपी वृद्धि का कितना है, 7.3% से कम है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से हम थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। इसके बाद चालू वित्त वर्ष की स्थिति में देखें 2023-24 में कृषि क्षेत्र में भारत की 1.82% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ़ की 3.23%, औद्योगिक क्षेत्र में भारत की 7.93% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ़ की 7.13%, और सेवा क्षेत्र में भारत की 7.72% की वृद्धि की तुलना में छत्तीसगढ़ का 5.02% की वृद्धि यहाँ पे अनुमानित है। इस तरीके से यहाँ पर जो डेटा आपको दिखाई देता है अलग अलग सेक्टर वाइज, वो भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक सेक्टर कितना है, 3.23 है। सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की, तो उसको यहां पर ध्यान रखना है सभी चीजों को लेकर के। सेवा क्षेत्र में भारत की 7.72 है, छत्तीसगढ़ का 5 है, तो छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सेवा सेक्टर में कितनी वृद्धि है, 5.02 है। वहीं पर आपका कृषि क्षेत्र में जो है 3.23 है, औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो आपका 7.13 है। ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2022-23 में हम देखें जो प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीएसडीपी है वो 4,64,399 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में देख रहे हैं तो 5,05,886 करोड़ होने का अनुमान, यानी कि 8.93% की वृद्धि का अनुमान है, जो कि यहाँ पे एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर यहाँ पर दिखाता है। जीएसडीपी जो है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है आपका छत्तीसगढ़ का, वो एक बेहतर होती स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जीएसडीपी में जो कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय स्तर पे 14.41% है, और जो इसकी तुलना अगर हम करके देखें तो यहां पर छत्तीसगढ़ का 15.32% है। औद्योगिक स्तर पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे जहां पे 30.97% है, वहीं हम उद्योग का देखें छत्तीसगढ़ में तो 53.50% है। और सेवा सेक्टर का योगदान भी देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, और इसीलिए सेवा सेक्टर पे योगदान यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का फोकस ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पे देखें जहां सेवा सेक्टर का योगदान 54.62% है, वहीं 31.19% आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, यानी कि सर्विस सेक्टर यहाँ का थोड़ा सा कमजोर है, उद्योग ज्यादा है, एग्रीकल्चर लगभग एक जैसा ही है। इसके बाद 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आय है, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा था, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर देखिए
7.31% से बढ़कर 1,67,361 रुपए प्रतिवर्ष होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय स्तर पे 7.9% की वृद्धि के साथ 1,50,854 रुपए होने का अनुमान है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय परसेंटेज वाइज 7.31% की वृद्धि हो रही है, और वैसे जो है 1,47,361 है। चलिए अब अगला यहाँ पे आता है कि मोदी की गारंटी, जो यहाँ पे टैगलाइन यूज की गई है, जो बातें कही गई हैं, तो इसके तहत किस किस तरीके की सुविधाएं देने की बात की गई है। इस बजट में देखें तो मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने के लिए इसे समर्पित किया गया है बजट में। सबसे पहली चीज प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत करीब 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2023-24 में अनुपूरक देखा जाए 3,799 करोड़ रुपए यहां पर इस योजना के लिए दिए गए हैं। तो पहला प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरा, महिलाओं को पोषित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत करीब 12,000 रुपए की सहायता यहां पर दी जाएगी। तो दूसरा, तो महतारी वंदन योजना के तहत कितने राशि दी जाने वाली है? 12,000 रुपए। तीसरा योजना जो है वो है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना के तहत देखें तो 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा, और गत वर्ष की तुलना में 2,30,000 रुपए अधिक किसान यहां पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। तो कृषकों की उन्नति के लिए यहां पर फंडिंग कराई जा रही है, और एक अच्छा खासा यहां पे राशि उसके लिए मुहैया कराया जाएगा। मोदी की गारंटी में यहां पे देखा है तो हर घर में जल आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने को लेकर के ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो तेंदुपत्ता को संग्रहित करने वाले लोग हैं, उनके लिए करीब 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ा करके 5,500 रुपए प्रति मानक बोरे का भुगतान किया जाएगा। एक और चीज, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को गत वर्ष के 7,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ा करके 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये सारी चीजें इसमें करना है। इसके अलावा प्रदेशवासियों के लिए श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपए का भी प्रावधान इसके तहत किया गया है। तो अलग अलग योजनाएं हैं मोदी की गारंटी में, अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखकर अलग अलग तरह की योजनाएं हैं। उन योजनाओं के लिए सरकार के द्वारा बजटीय आवंटन किए गए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें पूरा किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मोदी की गारंटी के तहत कौन कौन सी योजना आती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना हो गया, तेंदुपत्ता संग्राहक वालों को हो गया, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हो गई, श्री रामलला के दर्शन। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद और भी सारी चीजें हैं इसमें। अगला है युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन का भी प्रावधान है। एक चीज, राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजन के लिए 5 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है, और राज्य के 5 शक्तिपीठों के विस्तृत योजना बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये सारी चीजें मोदी के गारंटी के तहत जनता को किए गए वादों के तहत पूरा किया जाएगा। अब चलिए आइए बात करते हैं कि क्षेत्रवार क्या क्या प्रमुख आवंटन किए गए हैं बजट में, यानी कि किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया गया है, कितने % की वृद्धि की गई है बजट में, वो समझिएगा। सबसे पहले यहां पे आता है शिक्षा विभाग। शिक्षा क्षेत्र में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार। सबसे पहले स्कूल शिक्षा की ओर देखें तो 21,489 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग को 1,333 करोड़, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार के लिए 690 करोड़, यानी कि टोटल बजट आवंटन का सबसे बड़ी जो राशि खर्च की जा रही है वो शिक्षा क्षेत्र में करीब 15.95% है। दूसरा है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग को लेकर 13,435 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 6,428 करोड़ दिए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग को 620 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन विभाग को 237 करोड़। टोटल बजट का 14.05%। तो सबसे ज्यादा जो बजट आवंटन किया गया है, पहले नंबर पे शिक्षा है और दूसरा है कृषि और उससे संबद्ध सेवा क्षेत्र है।
इसके बाद ग्रामीण और अधोसंरचना तीसरे और चौथे सबसे ज्यादा बजट आवंटन इनको मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास को 17,529 करोड़ और ग्रामोद्योग विभाग को 266 करोड़, जो बजट का 12.06% है। इसी तरह अधोसंरचना क्षेत्र में देखें तो लोक निर्माण विभाग जहां 8,017 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 5,048 करोड़, जल संसाधन विभाग 3,166 करोड़। टोटल बजट का देखा जाए तो 11%। टॉप 4 यहां पर हमने देख लिए, तो शिक्षा हो गई, कृषि से संबंधित विभाग हो गए, ग्रामीण हो गए और अधोसंरचना हो गए, जो बजट में 4 सबसे ज्यादा जो क्षेत्र जिनको बजट आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त और कौन से हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र, पांचवा जो है इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिन्हें क्रमशः 7,522 करोड़ और 2,663 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं और यह बजट का 6.92% आपका है। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग और क्षेत्रों की बात करें तो ऊर्जा विभाग को देख सकते हैं 8,009 करोड़, जो बजट का 5.43% है। गृह विभाग को 7,570 करोड़, मतलब 5.13% है। नगरीय एवं प्रशासन विभाग को 6,044 करोड़ यानी कि 3.76% है। महिला एवं बाल विकास को 5,683 करोड़ यानी कि 3.54%। वन विभाग को 3,281 करोड़ यानी कि 2.22% और आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास को लेकर 2,953 करोड़ यानी कि बजट का 2% यहां पर आवंटन इन विभागों को किया गया है। तो ये तो वित्तीय आवंटन की बात हो गई कि किस किस विभाग को क्या क्या यहां पर पैसा दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग के बजटीय प्रक्रिया को लेकर के तुलनात्मक स्तर पे जो यहाँ पे वृद्धि की गई है, उसको भी डेटा यहाँ पे रखा गया है अलग अलग विभागों के बारे में, तो वो भी एक बार नजर से देखते चलते हैं, क्योंकि कौन सी चीजें पूछी जाएगी। रिवीजन यहाँ पर एग्जाम से पहले जरूर इसका बजट का करके जाइए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो विभाग का नाम है, फिर बजट का अनुमान 2023-24 का है, फिर बजट का अनुमान 2024-25 के लिए है, फिर कितने परसेंट की कितना वृद्धि हुई है और फिर परसेंटेज में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखिए तो पहला विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, 2,675 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5,683 करोड़ रुपए यहाँ पर किया गया है, यानी कि करीब 3,008 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। टोटल जो बजट वृद्धि हुई है 112% की इस विभाग की हुई है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो विभाग है लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग है, जो कि पिछले बजट में 2,2557 करोड़ मिले थे, इस बार इसे 5,048 करोड़ मिले हैं, यानी कि 2,491 करोड़ ज्यादा दिए गए हैं। टोटल बजट का जो कि 97 पर, यानी कि पिछली बार की तुलना में इस बार 97% की वृद्धि इस विभाग को यहाँ पे बजटीय आवंटन में हुई है। तीसरा है खनिज साधन विभाग, 870 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,580 करोड़ रुपए इस साल के बजट में इनको आवंटित किया गया है। 703 करोड़ अधिक इस बजट में दिए गए हैं और इसके कारण यहाँ पर देखा जो वृद्धि हो रही है पिछले साल की तुलना में 80% अधिक है। चौथा विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है, 10,329 करोड़ रुपए से बढ़कर के 17,529 करोड़ रुपए हो गए हैं इस बजट में और 7,200 की वृद्धि हुई है, 7,200 करोड़ रुपए की, और 70% अधिक है पिछले साल की तुलना में। पांचवा विभाग है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पिछले साल बजट में 5,497 करोड़ मिले थे, इस साल के बजट में 7,552 करोड़ मिल रहे हैं, यानी कि 2,055 करोड़ अधिक मिल रहे हैं और वृद्धि के परसेंटेज वाइज देखें तो 37% अधिक यहाँ पे बजट इनको मिला है। कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग को देखा है, पिछले साल 10,070 करोड़ मिले थे, इस साल के बजट में 13,435 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं, यानी कि 3,365 करोड़ अधिक आवंटन किए गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 33% अधिक है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग 6,665 करोड़, इस साल यहां पे 8,009 करोड़, 1,344 करोड़ अधिक मिल रहा है, यानी पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है। आठवां यहां पे गृह विभाग है, जो 6,520 करोड़ यहां पर इनको मिल रहे थे, इस साल के बजट में 7,570 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी 1,050 करोड़ अधिक, जो कि पिछले साल की तुलना में बजट में 16% की वृद्धि की गई है। नौवां है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पिछले साल के बजट में देखें तो 5,360 करोड़ रुपए इन्हें आवंटित किए गए थे, लेकिन इस साल के बजट में यहाँ पे मामूली वृद्धि की गई है, 6,044 करोड़, 684 करोड़ अधिक दिए गए हैं और 13% की वृद्धि। और लास्ट जो है स्कूल शिक्षा विभाग, 19,489 करोड़ पिछले साल मिला था, इस साल के बजट में इन्हें 21,489 करोड़ मिले हैं, 2,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया है, टोटल बजट का 10% यहाँ पे वृद्धि की गई है।
तो ये तो बजटीय आवंटन, विभागीय आवंटन हमने देख लिया, उसकी तुलना हमने यहाँ पे कर ली। अब आइए बात करते हैं इस साल के बजट में किन किन सेक्टर्स को या सेक्टर वाइज यहाँ पर कहां पर फोकस किया गया है, उसके लिए किस तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, क्या योजना लेकर आई गई है, किस तरीके के बजटीय यहाँ पर सुविधाओं की घोषणा की गई है जो कि एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपसे बनते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आईटी आधारित सुधार पर फोकस रहा है इस साल के बजट में। क्या क्या किया गया है उसको देखिए। पहला है प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने, सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रशासनिक विभागों के लिए राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर पर उन्नत डिजिटल तकनीकों और आईटी इनबिल्ट सेवाओं यानी कि ITSES पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करीब 266 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी कि एक तरीके से डिजिटलीकृत करते हुए तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए तकनीकी विकास को यहाँ पे प्राथमिकता देना है, डिजिटलीकरण को अपनाना है। अब इसके लिए देखें तो एक तो योजना लाई गई जैसे भारत नेट परियोजना, इस परियोजना के लिए यहाँ पे 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। दूसरा है पीएम वाणी प्रोजेक्ट जिसके लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरा है एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना जिसके लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएसटी विभाग के द्वारा बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का विकास, स्टाम्प पंजीयन विभाग, NGDRS सॉफ्टवेयर, आबकारी विभाग के द्वारा सॉफ्टवेयर खनन, सूचना इत्यादि के लिए यहाँ पे देखें तो खनिज ऑनलाइन 2.0, जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य जल सूचना केंद्र, वित्त विभाग के द्वारा IFMIS 2.0 का विकास यहाँ पर किया गया है। तो ये आईटी सेक्टर के लिए कुछ प्रमुख कार्य बजट में जो बताए गए हैं या बजटीय आवंटन किए गए हैं वो हमने देख लिया। अगला यहाँ पे है विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया के लिए बजट में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर है विश्व स्तरीय आईटी क्षेत्र, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य डेस्टिनेशन के लिए रायपुर भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास किया जाएगा, एक SCR यहां पर डेवलप किया जाएगा। दूसरा, नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी। भिलाई में देखें तो उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में स्टार्टअप संस्कृति, अन्य आईटी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ आईटी पार्क बनाया जाएगा, तो स्टार्टअप डेवलप किए जाएंगे। ये चीज और ध्यान रखिएगा, कौन सी चीजें कहां बन रही है, कौन सा सेंटर कहां बन रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सा नया केंद्र खोला जा रहा है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि उद्यमिता केंद्र की स्थापना कहां हो रही है, क्वेश्चन हो सकता है। नवा रायपुर, भिलाई, रायपुर, बक्सर, आपको कुछ भी दे दिया गया तो यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, भिलाई में आपका बनने वाला है, ठीक है। इस तरह के जो नाम है वो भी इसमें जरूर ध्यान रखना है। जो राज्य राजधानी जो क्षेत्र है वो कहां बन रहा है, तो रायपुर भिलाई क्षेत्र के आसपास ये बनेगा, ये ध्यान रखना है। और क्या है, इसके बाद नवा रायपुर में आईटी उद्योग के विकास, आईटी रोजगार सृजन के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल डेवलप किया जाएगा, चीजों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए। कुछ सेक्टर भी यहां पर देखा है, डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि रायपुर है, नया रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, अंबिकापुर है, जगदलपुर है, कोरबा है, रायगढ़ है। अब इन शहरों को राज्य के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज करके विकास को आगे बढ़ाना है। एक ही शहर के आधार पर नहीं बल्कि कई अन्य शहरों को भी यहां पर विकसित किया जाएगा ताकि इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रोथ है वो तेजी से हो सके। इसके अलावा कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतारा जैसे समृद्ध उद्योग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक उद्योग नीति का प्रारूप भी तैयार किया जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के लिए एक अलग से उद्योग नीति यहां पर बनाई जाएगी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, तो ये तो विशेष रूप से हमने देखा। अब चलिए बात करते हैं कि सरकार के द्वारा कौन सी प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजना एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, छोटे मध्यम किसानों के आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए योजना जो चलाई गई है उसका नाम है कृषक उन्नति योजना। बजटीय आवंटन यहां पर देखा है तो 10,000 करोड़ यहां पर दिए गए हैं। तो ये योजना हो सकती है कृषक उन्नति योजना किस वर्ग के किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो यहां पर है छोटे मध्यम किसानों के लिए, ठीक है। बजटीय आवंटन कितना है, 10,000 करोड़। अगला क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,992 करोड़ दिए जाएंगे।
5 HP तक कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी तरह राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा महतारी बंधन योजना के अंतर्गत करीब 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ रुपए, अमृत मिशन योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए 300 करोड़ और श्री राम लला दर्शन अयोध्या धाम के लिए 35 करोड़ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करके राज्य में लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना भी लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स क्रमशः प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे, यानी कि मेडिकल सेक्टर को यहां पर छत्तीसगढ़ में विकसित भी किया जाएगा और टेक्नोलॉजी को भी। रायपुर भिलाई में देखा जाए तो SCR विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन करना, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करना, बस्तर सरगुजा क्षेत्र में इको पर्यटन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र को विकसित किया जाना, नए उद्योगों की नीति के लिए नए उद्योगों के विकास को लेकर के नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। ई वाहनों को प्रोत्साहन करना, कुसुम योजना को अपनाना, कार्बन उत्सर्जन कमी करने के लिए जलवायु कार्य योजना भी बनाई जाएगी और राज्य की खेल सुविधाओं अधोसंरचना को विकसित करने में भी प्राथमिकता रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त कर में देखा जाए, कर कोई में नया प्रस्ताव नहीं लाया गया है, जो पहले से दर चल रही थी वही यहाँ पर चल रही है। तो इस साल का बजट कैसा था वो हमने यहाँ पर बहुत ही कम समय में पूरा रिवाइज कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट पहलू रहे हैं वो हमने देख लिए हैं। ध्यान रखिएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष को लेकर के काफी प्रश्न बनते हैं और छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक सेक्टर में आपका इकोनॉमी सर्वे और बजट से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम नए वीडियो आपको कौन से चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है वो भी कमेंट में करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।